हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पढ़ाई में। और आज हम लोग सेट नंबर 34 लेकर आए हैं। और पीछे जो 33 सेट का वीडियो जो है डाला जा चुका है, उसे जाइए जाकर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हर एक सेट जो है 30 प्रश्नों का चल रहा है, जो साइंस के लिए है। जिसमें आर बी एल पी एन टी पी सी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रुप डी के लिए प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। और सारे पी वाई क्यू हैं, तो इसे ज़रूर आप बनाइए और हमसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो चलिए अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, बिना देरी के हुए पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या करा कि एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो त्वरण निकालना है। ठीक है। तो कार के त्वरण की गणना हम लोग को करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है। और उसके बाद वेग दिया हुआ है। ठीक है। प्रारंभिक वेग हम लोग को दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी अंतिम वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से आगे बढ़ता है। तो त्वरण हमको क्या निकालना है, तो त्वरण निकालना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए, आगे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को निकालना त्वरण। और आप लोग को पता होगा कि ए बराबर है तभी माइनस यू बटे टी। मतलब क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखिए कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है। तो अंतिम वेग हमारा कितना दिया हुआ है, तो अंतिम वेग दिया हुआ है 72 माइनस प्रारंभिक वेग 18 बट्टा में क्या आ जाएगा टी। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, किलो प्रति घंटा है, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में आगे बढ़ाएंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुना करना होगा। क्या होगा, 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो आगे क्या होता है, तो 72 में से 18 घटाना, तो कितना घटेगा, तो 8, 8×4 = 12, तो 4। और इसके बाद कितना बचा, तो इसके बाद बचा 6, 6 में से कितना बचेगा, 5, 54 गुना में 5/18 बटा में लिखेगा। समय कितना दिया हुआ था, समय हम लोग को दिया कितना यहाँ पर 10 सेकेंड। तो 10 नीचे लिख देंगे। ठीक है। तो 18 से काटिए, 18 दिया। ठीक है। और ये 5 से काटिए, 5 दूना का 10। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 3/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बराबर 3/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट में है, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो ए बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 एक कम 2 पॉइंट बैठाएंगे, 2×5 = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या जगह आंसर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 1.5 मीटर कहाँ है, प्रति प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस में होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले पास पे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, तो शून्य त्वरण का अर्थ होता है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का वेग स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वस्तु का वेग जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, तो वस्तु का वेग स्थिर होता है। तो जाके चलते हैं। तो अगला बस क्या करा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान में है, धनात्मक त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान में है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान से क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वस्तु का वेग कम हो जाता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है, तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वस्तु का वेग क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है। वस्तु का वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा है, अगला बस कह रहा है कि त्वरण की बीमा रिक्त स्थान होती है, त्वरण की बीमा रिक्त स्थान होती है। तो त्वरण का बीमा क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग को त्वरण का फॉर्मूला पता होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन। ठीक है। तो मतलब वेग, वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन कैसे होता था, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। ये भी प्रति सेकेंड है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि मीटर बटा सेकेंड, और नीचे ऑलरेडी देखो पहले से ही सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को लिखेंगे मीटर सेकेंड -2। अब इसी को अगर चेंज करें तो मीटर क्या है, तो लंबाई, तो एल को पावर 1
ठीक है। और ये सेकेंड है तो टी के पावर माइनस में 2, तो एल एल के पावर 1 टी के पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ एम है तो एम का मामला यहाँ पर नहीं है, तो एम क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो एम का पावर जीरो होना चाहिए, एल के पावर 1 एम के पावर जीरो टी के पावर माइनस 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमको इसका सही आंसर बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, फिर से त्वरण हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, तो वही देखिए, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर ए बराबर होता है, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होता है, मतलब वेग में परिवर्तन दिया कितना, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा, तो समय समय कितना दिया, तो 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में, तो एक जीरो से एक जीरो काट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यता का अर्थ है रिक्त त्वरण है, माध्यता का अर्थ रिक्त स्थान त्वरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो माध्यता क्या आता है, त्वरण का ऋणात्मक भाग क्या हो जाएगा, तो त्वरण का ऋणात्मक भाग क्या होता है, माध्यता कहलाता है। ठीक है, त्वरण का क्या होता है, ऋणात्मक भाग क्या होता है, माध्यता कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बल बटे द्रव्यमान किसका हो जाएगा, तो बल बटे द्रव्यमान किसका सूत्र से हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो ये भी क्या होता है, तो त्वरण का होता है, किसका, त्वरण का ही सूत्र होता है, बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान होता है, या तो फिर वेग वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, ये भी उसी का होता है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, अच्छा, इसको एक और ध्यान दीजिए कैसे बल बटे द्रव्यमान कैसे होगा, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से होता है एफ बराबर एम ई। ठीक है, तो यहाँ यही बल है और यहाँ द्रव्यमान है, त्वरण है, तो त्वरण बराबर अगर निकालना चाहें तो एफ बटे क्या हो जाएगा, एम, तो यही हो जाएगा क्या, तो बल बटे द्रव्यमान, क्या है, बल बटे द्रव्यमान फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और एक एक और फॉर्मूला क्या था, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वास्तव में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो यहाँ पर त्वरण निकालना है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि बल दिया हुआ है, आप कह देता एफ बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर ए आपको दिया था, आपको निकालना का चाहिए बराबर ए में आपको फार्मूला पता है, और एफ का मान दिया हुआ है कितना, 350 न्यूटन बराबर एम का मान दिया है 500 के जी गुना में ए, अगर ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर क्या होगा, 350 बटे 500, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दही 50 और 5 35। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एक अंक के बाद जी पॉइंट बैठेगा, तो पॉइंट बैठा के 7, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट बैठा के मैंने 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, तो 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग, अगर त्वरण ऋणात्मक है तो उसका पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो फिर अगर त्वरण ऋणात्मक है तो उसके पिंड का वेग हो जाएगा क्या, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो उसका पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर समान रूप से एक्सेलेट करती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही पहले भी क्वेश्चन बनाया जा चुका है, तो इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ये एच डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, एच डब्ल्यू में रहेगा, या फिर इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, 11 नंबर प्रश्न, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्लोरीन, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अपकारक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह अपचायक या अपकारक कहलाता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जैसे में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो त्याग होता है, तो अपचायक के उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, तो जस्ता कोक सोडियम और हाइड्रोजन ये सब हो गया। उचित
अपचायक का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कैटायन है, निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। तो कैटायन क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमोनिया क्या है, तो कैटायन है। क्या है, तो अमोनिया एक कैटायन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उसकी रिक्तिका, यौगिक का वास्तविक आवेश, बी का सी कह रहा है क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी कह रहा है प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक का वास्तविक आवेश। क्या हो जाता है, यौगिक का वास्तविक आवेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सा तत्व है जो तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व जो होता है, पहले होता है क्या, तो पोटेशियम होता है। पहले क्या होता है, तो पोटेशियम होता है। उसके बाद क्या होता है, सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक। जिंक के बाद आयरन। आयरन के बाद लेड। लेड के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर। कॉपर के बाद मरकरी। मरकरी के बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये लिस्ट को मैं फ्रंट पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, और इसमें अगर चुनना हो तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन द्वारा विघटित हो जाता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे, तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, चलता है। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन को फिर से लाया गया कि इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन सा धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है। ठीक है, सही अवरोही क्रम है, मतलब घटते क्रम, इसको हमें बताना है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर और Hg, मरकरी, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, यह क्या कहते हैं, ये घटते क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन धातु वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कौन सी धातु है जिसे वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। किसको, सोडियम मैग्नीशियम और अल्युमिनियम को। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम वे धातु हैं जिन्हें वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम प्रबल क्षार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है जिसका उपयोग बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा आदि को निर्मित में किया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। हरे पौधे के पर्णहरित में मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, हरे पौधे के पर्णहरित मतलब जिस क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है। यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ चमकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को हम लोग को चुनना है। इसमें से गलत कथन कौन है,
ये हम लोग को चुनना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघट्य अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है। मध्य में मौजूद धातुएं अल्प क्रियाशील होती है। हाँ, तो मध्य में अल्प क्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या करा कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सब क्या है, तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ गलत करते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यही गलत है, हम लोग को गलत चयन को चुनना था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास कह रहा है कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स कौन सी गैस है, मैंने कैथोड पर कौन सा गैस बैठता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगले पास क्या चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्या होता है, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है, तो यूकैरियोटिक जीव होता है जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनिलीडा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कुछ होता है, तो ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनिलीडा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है, तो बहुत कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत की सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, जिसमें कीट की भी शामिल होता है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा से ही है। जो 2/3 जाति है जो पृथ्वी पर, वो क्या होता है, तो ऑर्थोपोडा से ही है। संघ एनिलीडा में जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं। इसके अंतर्गत केचुआ आता है। ठीक है, तो किसको में, तो एनिलीडा में क्या आता है, तो केचुआ आता है। एनिलीडा में क्या आता है, तो केचुआ आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडन। क्या हो जाएगा, द्विखंडन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन है। अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन को क्या है, अमीबा में तो द्विखंडन होता है। ठीक है, अमीबा क्या होता है, तो द्विखंडन होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है। तो किसमें रखा जाएगा उसको, तो रखा जाएगा प्रोटिस्टा में। किसमें, तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। किसमें, तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रित होते हैं जिसमें समस्त कोशिका उपस्थित होते हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, पोषण और परापोषण और अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। इस तरह के अंतर्गत इसके अंतर्गत किसको कहता है, तो क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड और प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं। कुछ बताता है, तो क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड और प्रोटोजोआ इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। द्विनाम पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, प्रयुक्त किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। द्विनाम पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो द्विनाम पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह किया गया था कैलोरस लीनियस के द्वारा। किसका, कैलोरस
कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था द्विनाम पद्धति को। द्विनाम पद्धति जिसमें जीवों के नामकरण की पद्धति है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी भी जीव के नाम के दो अंग होते हैं जो जीव के वंश माने जीव और जाति माने स्पीसीज को बताते हैं। जैसे एलियम सेपा, एलियम सेपा मैंने प्याज को वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलियम सेपा है, जिसमें क्या होता है एलियम वंश है और सेपा जो है जाति होता है। कहते हैं एलियम वंश है और सेपा क्या होता है, जाति होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं उसी प्रकार से। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या करा कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अभी तो पता है हम लोग पढ़े कुछ, तो कैलोरस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके द्वारा, तो कैलोरस लिनियस के द्वारा किया गया था। कब, तो 1753 से। कैलोरस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था। ठीक है, मतलब वर्गीकरण, जिसको टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जैसा टैक्सोनॉमी का जन्मदाता भी कह सकते हैं कैलोरस लिनियस को। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था, इसके बारे में बताना है। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था हमारे कैलोरस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा, कैलोरस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किसे पुरानी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पुरानी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसको किया गया है, तो ये किया गया मेटाजोआ को। किसको किया गया, तो मेटाजोआ को किया गया। कैलोरस लिनियस ने पुरानी जातियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया था, जिसके कारण कैलोरस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। पुरानी जगत को दो उपजातियों जगत में विभाजित किया गया है, जैसे प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। ठीक है, कौन कौन, तो प्रोटिस्टा जगत और मेटाजोआ जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, जबकि मेटाजोआ के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसलिए मेटाजोआ को क्या कहेंगे, तो पुरानी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसको, तो मेटाजोआ को। और एक और क्या होगा, एक और होगा प्रोटिस्टा को। क्या है, प्रोटिस्टा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एनिमेलिया। किसके समूह में रखा जा सकता है, तो एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, तो मेटाजोआ भी रखा जा सकता है। कहा जाता है एनिमेलिया में मेटाजोआ को भी रखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 29वां प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं। जैसे कौन सा प्राणी है जो अगतिशील होता है, तो कौन सा प्राणी है, तो ये हो जाएगा पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो पोरीफेरा। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। क्या होता है, अगतिशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या अचल होते हैं। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय मैंने सपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कौन सा अचल होता है और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोल, साइकॉन या एस्केरिज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, साइकॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो साइकॉन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और उसको देखिए कैसा लगता है वीडियो, प्रश्न कैसा है। अगर प्रश्न अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।